देखिए अब हम लोग जान रहे हैं कि सेल का डिस्कवरी हो चुका है। सेल का क्या हो चुका? डिस्कवरी हो चुका है। तो सेल का डिस्कवरी जनरल आइज से तो नहीं हुआ होगा, किसी ना किसी चीज से हुआ होगा, किसी ना किसी स्पेशल लेंस से देखा गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम जानते हैं कि सेल जो है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इतना छोटा यूनिट जिस पर पूरा बॉडी बना हुआ है, तो उस यूनिट को देखने के लिए हमको स्पेशल टाइप ऑफ लेंस चाहिए था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया गया। किसका खोज किया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज एक तरह से रिवॉल्यूशन था इस फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में, या स्मॉलेस्ट थिंग्स को पढ़ने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी एक तरह से क्रांति लेकर आया था। कहा है कि अब किसी भी चीज को देखना, छोटे चीज को बड़ा बड़ा रूप देकर देखना आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास इतनी क्षमता था कि ये किसी भी चीज को 40 से लेकर 1000 गुना में ज्यादा में ये देख सकता था। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे हुए रहते थे, एक आईपीस के पास और दूसरा ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रहता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और जो आईपीस में लगा रहता है उसको कहते हैं ऑक्यूलर लेंस। उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूलर लेंस। यहाँ पर क्या लगा रहता है? ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का काम क्या होता है? ये फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए यूज किया जाता है, यानी बहुत तेजी से। मान लीजिए कोई चीज को हमको दिखा, अब हम तुरंत उसको देखना चाहते हैं बहुत फास्ट में, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोर्स एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा? आप या तो इस स्टेज को, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसको हिला सकते हैं, या फिर इस लेंस को हिला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें लगा हुआ है उसको आप इधर से उधर बहुत तेजी में मूव कर सकते हैं। किसके मदद से? कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से। लेकिन फाइन एडजस्टमेंट जो है ये क्या होता है? इससे स्लो होता है। फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है? स्लो होता है, लेकिन इसमें हम लोग मैग्नीफाइंग करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। किसी चीज को ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, किसी चीज को ज्यादा इनलार्ज में देखना हो, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फाइन एडजस्टमेंट का। इसके नीचे ये आर्म है, आर्म से आप उसको चारों तरफ से रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, खोल सकते हो, हल्का टेढ़ा कर सकते हो, अपने आई के हिसाब से पूरे माइक्रोस्कोप के लेंस को एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट के पास लगा हुआ रहता है और मैग्नीफाई करने में हमारा मदद करता है। इसके बाद है स्टेज। स्टेज पर क्या होता है कि स्टेज पर आपको एक क्लिप दिया जाता है, जिस क्लिप में क्या होता है कि हम लोग स्लाइड को फंसा कर रखते हैं। उस क्लिप में क्या होता है? स्लाइड को फंसा कर रखते हैं जिस पर हमको ऑब्जेक्ट डालना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग डिवाइड करें या सब्सटेंस को डिवाइड करें तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है माइक्रो के कंपैरिजन में। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो लेंस का इस्तेमाल करें वो माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये यहाँ तक का फंक्शन आप समझ रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड क्या होता है और क्लिप क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए यहाँ से जो हम रेडिएशन लेकर आ रहे हैं आई का, मतलब आई साइट, आई विजन जो लेकर आ रहे हैं, अब क्या होता है कि ये लेंस डायरेक्ट किसके नीचे रखा हुआ है? इसके जस्ट नीचे क्या रखा हुआ है आपके पास? कंडेंसेटर। ये कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है लाइट फोकसिंग करना। क्या करने का? लाइट फोकसिंग करने का। जैसे ही लाइट फोकसिंग होगा, अब जो आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ये क्या है? मिरर लगा हुआ है, तब वो इमेज आपको क्या दिखेगा? उसमें वो बड़ा इमेज आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, ये नीचे इसका बेस है, ये इसका सिविल है। सिविल का काम होता है कि जनरली क्या करना? डिस्टेंस को एडजस्टमेंट करना। अलग अलग आंखों के लिए, अलग अलग इंडिविजुअल्स के आंखों के लिए क्या होता है? डिस्टेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो काम कौन करता है? सिविल करता है। कहने का मतलब हो गया कि माइक्रोस्कोप अपने आप में एक क्रांति लेकर आया था ताकि क्या हो सके? अच्छे चीजों का खोज हो सके। क्योंकि किसी चीज को डीपली हम लोग को जानने के लिए उसके डीप में जाने का जरूरत था। अब किसी चीज के डीप में हम तभी ना जाएंगे जब हम उसको देखेंगे नहीं तो उसके डीप में कैसे जाएंगे? संभव है जाना? नहीं संभव। इसके लिए क्या होगा? माइक्रोस्कोप अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, और इनका खोज जो किए थे वो सन और फादर मिलकर किए थे, यानी बाप और बेटे मिलकर किए थे, जिनका नाम था हंस जेनसिन। क्या बोल रहे हैं? हंस, एक था हंस और दूसरा जेनसिन, दोनों अलग अलग नाम है। एक फादर थे और एक सन था। ठीक है, ये दोनों मिलकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहली बार खोज किए थे। और उस माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देखे कि उस माइक्रोस्कोप में दो लेंस था। एक लेंस कहाँ था? आईपीस के पास, जिसको ऑक्यूलर लेंस कहते थे, और एक था ऑब्जेक्ट के पास, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते थे। बीच में ये इसका बॉडी ट्यूब हो गया, जिसका आर्म हो गया। ऊपर फोर्स एडजस्टमेंट है, जिससे फास्ट एडजस्टमेंट होगा। नीचे फाइन एडजस्टमेंट है, जिससे स्लो एडजस्टमेंट होगा। लेकिन क्या होगा? मैग्नीफाइंग करने में ये आपका मदद करेगा। फिर स्टेज है, फिर सिविल है, फिर मिरर है, फिर बेस है। ये मिरर है, यहाँ से
ये कंडेंसर है आपके पास, ये क्लिप है, माइक्रोस्कोप है। समझने में कोई दिक्कत? चलो देखिए, हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना। अब दो टाइप के टिश्यू सेल पढ़ रहे थे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो क्या है कि अभी आप देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसका फीचर हम आपको क्या बताएं कि ये फीचर फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और ये केस हम आपको समझाएं कि अगर प्लांट में ऐसा रहा, प्लांट में ऐसा रहा और प्लांट भी फ्लेक्सिबल रहा तो क्या होगा कि बारिश के समय में, आंधी के समय में प्लांट गिर जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि उसको एक, उसके सेल को एक स्पेशल सपोर्ट चाहिए जो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि मान लो जब हल्का ठंडा लगे तो आप चादर ओढ़ लेते हो, और ठंडा लगे तो चादर के ऊपर से भी कंबल ओढ़ लेते हो। ज़्यादा ठंडा नहीं लगे इसके कारण आप क्या करते हो कि मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हो, वो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये क्या है? ये सेल है। ठीक है, इसका जो आउटर लेयर है ये एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कहला रहा था। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से भी एक मेम्ब्रेन आएगा, एक लेयर आएगा जिस लेयर को कहेंगे सेल वॉल। और ये केस सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा। प्लांट सेल में क्यों रहेगा ये बात भी आप समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि फ्लेक्सिबल होता है और प्लांट में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, उसको डाइवर्स कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए उसको एक सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट कौन देगा? सेल वॉल। कहाँ ध्यान है? सपोर्ट कौन देगा? सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है? किसी भी चीज को सपोर्ट देना। वो एक एक्सपेरिमेंट से अभी हम लोग समझ जाएंगे। मेरा बात समझ पा रहे? एक्सपेरिमेंट नंबर है आपका 5.6। ठीक है, 5.6 का मतलब हो गया कि 5 चैप्टर है और 6 नंबर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट 5.6 ये कह रहा है कि एक पत्ता लीजिए रोयो प्लांट का। किसका? रोयो प्लांट का। यानी रोयो प्लांट का एक लीफ लेना है, जिसको ये कह रहा है कि दो अलग अलग कंडीशन में स्टडी करना है, और माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है, और हाई पावर के माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है। समझ में आ रहा बात? कहने का मतलब हो गया कि एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस पील को, माउंट ऑफ पील को बंद कर दें। इस माउंट ऑफ पील को क्या करते हैं कि डायरेक्ट वाटर में डालते हैं, नॉर्मल वाटर में। ठीक है, और दूसरा केस हम लोग क्या करेंगे कि बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? समझिए, जब नॉर्मल वाटर में इसको डालेंगे उस समय हम इसको लिविंग सेल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हुआ कि सेल अभी जीवित है। जैसे ही इसको वाइल्ड वाटर में डाले इसका मतलब सेल डेड हो गया। फिर देखेंगे कि लिविंग सेल में और डेड सेल में क्या अंतर है। क्या लिविंग सेल ऑस्मोसिस करता है? क्या लिविंग सेल सिर्फ प्लाज्मोलाइसिस करता है, या डेड सेल भी करता है? समझ आ रहा बात? यानी ये अभी इस एक्सपेरिमेंट से निश्चित हो जाएगा कि सिर्फ लिविंग सेल ही ऑस्मोसिस कर सकता है या डेड सेल ही करता है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, कहता है कि वाटर में डालने के बाद एक स्लाइड तैयार कीजिए। वाटर में डालने के बाद एक स्लाइड तैयार कीजिए और उस स्लाइड पर इस पिल का स्टडी कीजिए और हाई पावर के माइक्रोस्कोप में। तब कहता है उस केस में आपको एक ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेगा। ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेगा। वो ग्रीन ग्रेन्यूल्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस ग्रीन ग्रेन्यूल्स को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर में एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करती है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है।
अब कहता है इसको जो है, इस पत्ते को आप एक स्ट्रॉन्ग आयोडीन या शुगर सॉल्यूशन में डालिए। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग आयोडीन और शुगर सॉल्यूशन में डालिएगा तो बाहर का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से नॉर्मल की तरफ मूव करेगा पानी, करेगा कि नहीं करेगा, तब जाकर ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। क्या होगा, स्वेल होगा। तो इस केस में भी ये स्वेल करेगा, ठीक है। और कहता है जब ये डेड हो जाता है तब बताइए क्या ये स्वेलिंग आपको दिखता है, समझ आ रहा है। तो हम आपको बता दें सिर्फ लिविंग सेल ही क्या कर पाता है, ऑस्मोसिस कर पाता है, डेड सेल के बस की बात नहीं है ऑस्मोसिस करना। मेरा बात समझ में आया, मेरा बात समझ में आया। जैसे अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि लिविंग सेल जो है ये क्या कर पाया, अपने आप में चेंज ला पाया। यानी आपको इससे पहले हम बताए हुए हैं, अगर मान लीजिए सेल में, अगर मान लीजिए सेल में से, यानी उस सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाए तब सेल के शेप में चेंज आता है। क्या बोल रहे हैं, अगर सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाए तो सेल के शेप में चेंज आता है। लेकिन याद रखिएगा सेल वॉल के शेप में कोई चेंज नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, सेल वॉल में कोई बदलाव नहीं होगा, सेल वॉल में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसमें होगा, उसके अंदर के कंटेंट में होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम प्लाज्मोलाइसिस पड़ता है। इसका नाम क्या पड़ता है, प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा में डिफ्यूजन, प्लाज्मा से डिफ्यूजन हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कुछ चीज का कम जाना। तो किस चीज का, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है, तो इसका चेंज होना, इसका कम हो जाना, ये प्लाज्मोलाइसिस है। सेल वॉल छोटा नहीं होता, सेल वॉल सिकुड़ता नहीं है, सेल वॉल वैसा ही रहता है। इसको मिटाएं नहीं, लिखो आप। जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, अभी जाने, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या रखे हुए हैं आप, सेल, ठीक है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि सेल वॉल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेल के कंटेंट में परिवर्तन आता है, यानी प्लाज्मा जो इसके अंदर है उसमें कंटेंट आता है, इसलिए इसको प्लाज्मोलाइसिस करते हैं, नहीं तो इसको साइटोलाइसिस करते हैं। पीछे वाला लेक्चर देखिएगा तब समझ में आएगा। एक दिन क्लास में बैठिएगा, सोचिएगा सारा क्वेश्चन हम देख ले, बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसको साइटोलाइसिस कहते हैं अगर सेल में चेंज आता। हम बोल रहे हैं पूरा सेल नहीं बदलता है, सेल वॉल वैसा का वैसा रहता है, सेल वॉल के अंदर वाले कंटेंट में चेंज आता है, दैट मीन्स प्लाज्मा में चेंज आता है। तो इसका मतलब हो गया, इसको प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। समझ में आया बात, कंटेंट को प्लाज्मा कहते हैं और उसके मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेरी बात को समझिए, ठीक है। जैसे मानिए ये सेल है, तो इसका आउटर लेयर सेल वॉल, और इस प्लाज्मा का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। मेरा बात समझ में आ रहा है, इसके बाहर एक दीवार वो सेल वॉल, समझ आ गया। तो इसको साइटोलाइसिस नहीं कहते हैं, इसका मतलब सेल में चेंज नहीं आता है, प्लाज्मोलाइसिस को है, इसका मतलब प्लाज्मा में चेंज है। मतलब यहाँ पर समझिए कि सेल वॉल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये सिकुड़ जाएगा, अंदर वाला सिकुड़ गया ना, सिकुड़ गया कि नहीं सिकुड़ा। अब अगर ये फूलेगा भी ना ऑस्मोसिस होने के कारण, इंडोऑस्मोसिस जब इसमें होगा तो ये इतना हो रहा, समझ आ रहा है। तो चेंज इसके अंदर हो रहा है, नल मत चलाया करो। यहां पर क्या है कि आप क्या देख पा रहे हैं कि चेंज इसके अंदर आ रहा है, सेल वॉल पर इसका कोई असर नहीं होता। इससे आपको पता चला है कि जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में दिया जा रहा है, जब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिया जा रहा है, तब पर भी ये परमिटी देता है, कहता है कि आप पास कीजिए, लेकिन उसको रप्चर होने नहीं देता है, बरस्ट होने नहीं देता है, फूटने नहीं देता है। उसको फूटने कैसे नहीं देता है, इस बात को समझिए। क्या है, इधर अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ठीक है। इधर देखिए, इसमें क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपका सेल है, जिसके पास सेल वॉल है, जिसके पास क्या है, सेल वॉल। अब क्या है
कि इधर से वाटर मूव करेगा अंदर की तरफ, सेल की तरफ, सेल धीरे धीरे स्वेल होगा। अब सेल वाटर की तरफ जा रहा है, यानी कौन सा घटना घट रहा है? इंडो ऑस्मोसिस। अब सेल के अंदर पानी जा रहा है तो सेल धीरे धीरे बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा, फिर कुछ इस प्रकार का शेप लेगा ना। अगर ये सेल वॉल नहीं रहेगा तो क्या बोल रहे हैं? अगर ये सेल वॉल नहीं रहेगा तो अब इसमें सामान भरते जाएंगे। दीवार नहीं रहेगा तो सामान क्या होगा? दीवार से बाहर चला जाएगा। नहीं समझ? गिलास में पानी भरते रहेंगे, जब लेवल अप हो जाएगा तो पानी बाहर गिरेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, ये फैलता जाएगा, फुक्का में हवा भरते जाइए, एक समय बाद ब्रस्ट कर जाएगा। तो सेल भी तो ब्रस्ट करेगा भाई, लेकिन इसके पास सेल वॉल है, और जितना प्रेशर ये स्वेल्ड सेल लगाता है ना इस सेल वॉल पर, उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में ये वॉल लगाता है। किस पर? स्वेल्ड सेल पर। तब जाकर प्रेशर बैलेंस्ड हो जाता है। स्वेल्ड सेल मतलब सेल जो स्वेल हो गया था, समझा? थोड़ा सा इंग्लिश क्या बोले कि हिलने लगा। उसके बाद सेल वॉल नहीं रहेगा तो ब्रस्ट कर जाएगा। तो हम लोग उतना में नहीं जाते हैं, जाके गर्म तेल में कूद जाना, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट करने का मन हो, कौन नल जला के छोड़ दिया? ब्रस्ट का मन हो तो अपने आप को लेना, तेल में जाकर कुदा लेना, सब सेल ब्रस्ट कर जाएगा। ये तो सेल कर वो सेल वाल के बाहर नहीं निकलेगा। कौन सेल वाल का? मतलब कि बस सेल वाल जितना तक उतना ही दूर खेलेगा। जब सेल वाल प्रेशर दे ही रहा है, अभी हम डब्बा को पैक कर दे तो डब्बा से पानी बाहर आ जाएगा। डब्बा उतना प्रेशर डाल रहा है, हम तुमको उतना फोर्स, अभी तुम घुसा कहाँ है साइंस के दुनिया में? अभी हम भी तुम पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तुमको मालूम कहाँ है? लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जिसके कारण सारा कुछ स्टैटिक है। समझ रहा है? जितना फोर्स है हम आपको खींचना चाह रहे हैं, उतने फोर्स से तो हमको भी तो आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खींचा नहीं रहा है। समझ आ रहा बात? क्यों नहीं खींचा रहा है? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। जैसे मान ले 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, तो आप क्या फिजिक्स में कैसे बनाएंगे? +5 और -5 मतलब अपोजिट डायरेक्शन। +5 प्लस माइनस गया, 0 आ गया, बैलेंस फोर्स काम करेगा यहाँ पर। नहीं समझ में आया? अगर कोई कहे कि पूरब की ओर चला और कहे कि पूरब से उल्टा दिशा में चला था, फिजिक्स में माइनस लगा देते हैं। जैसे मानिए बायोलॉजी में फिजिक्स पढ़ लेगा, यहाँ देखो, मान लो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अब 5 किलोमीटर यहाँ से कोई कहेगा कि इसका अपोजिट आया, ये डायरेक्ट गया, अपोजिट तुम 5 किलोमीटर फिर आएगा तो -5 कहाँ आ गया? 0 पर आ गया ना, 0 नहीं हो गया, +5 -5। अब समझ में आया? तो जितना फोर्स ये वॉल पर लगा रहा है ना, उतने फोर्स ये उस पर लगा रहा है, तो ब्रश करने का केस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। प्रेशर बैलेंस्ड हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगेगा, कुछ नहीं। तो ऐसे कर सेल क्या करता है? सेल वॉल क्या करता है? बचा। कोई दिक्कत? देखिए, ये सेल वॉल जो होते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या है? इसको सपोर्ट देने का और स्ट्रेंथ देने का, पहला फंक्शन। दूसरा बात, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। किस चीज से बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है? सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता, हम लोग के मदद पचाते हैं, अच्छे से नहीं पच पाता है। ये रूमिनेटिंग एनिमल जितने भी होते हैं, रूमिनेट्स जितने भी होते हैं, वो रूमिनेटिंग करते हैं तो वो पचा पाते हैं, ठीक है? समझा रहा है? जैसे काव, बफेलो, वो लोग घास खाता है, घास में प्लांट है ना, उसमें खाली सेलुलोज है, उसको पचा सकता है। हम लोग नहीं पचा सकते हैं आसानी से। समझा रहा है? हम लोग में एक चैम्बर है, उसमें 4 चैम्बर ऑफ स्टमक होता है, कभी पढ़ाएंगे, ठीक है? इधर तो ये बात समझ में आया कि सेल कैसे काम करता है, सेल वॉल कैसे काम करता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अभी तक में कोई दिक्कत है इतने दोनों? कोई पूछेगा सेल वॉल का खोज कौन किया था? क्योंकि प्लांट सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले क्वार्क में देखा था ना, तो इसका मतलब सेल वॉल का खोज कौन किया होंगे? रॉबर्ट हुक। चलिए, कहानी खत्म होता है मेरा। नेक्स्ट डे हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है?